नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं विद्या गुरु और इस वीडियो में आपके लिए अप्रैल के फर्स्ट वीक में जो करंट अफेयर्स बने हैं उनको यहाँ पर हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। साथ साथ टॉपिक से रिलेटेड स्टैटिक जीके भी जानते हुए चलेंगे, जिससे कि आपको उससे रिलेटेड स्टैटिक जीके अलग से ना पढ़ना पड़े। तो चलिए बात करते हैं किस टाइप के हम क्वेश्चंस अंदर वीडियो में डिस्कस कर रहे होंगे। तो यहाँ पर पहला किडनी ट्रांसप्लांट किया गया है पिग टू ह्यूमन। अब ऐसा ही पहले किस किस देश ने किया इसके बारे में जानेंगे। ऐसा ही पहले यूएसए ने किया था पिग से ह्यूमन में हार्ट ट्रांसप्लांट का, तो वो भी सक्सेसफुल रहा और ये भी सक्सेसफुल रहा। ये किस देश ने किया चर्चा होगी। और फर्स्ट ग्लोबल रिजोल्यूशन पास हुआ है, अडॉप्ट किया गया है उस संस्था के द्वारा। किससे रिलेटेड? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से रिलेटेड। तो कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है जिसने पहला ग्लोबल रिजोल्यूशन पास किया है, अडॉप्ट किया है? एआई से रिलेटेड। और हुरून ग्लोबल रिच लिस्ट अभी जारी हुई, इसमें कौन सबसे ज़्यादा पैसे वाला है दुनिया में। और साथ साथ अभी एक अपडेशन हुआ है, यहाँ पर भारत के कौन से पर्सन है जो पहले पोजीशन में भारत में, उसके बाद दूसरे में कौन है, और बाकी डिटेल की सबसे ज़्यादा मिलेनियर्स इस समय पर एशिया में कौन सी सिटी में है, सारी बात की जाएगी। और एबल प्राइज़ अभी रिसेंटली में दिया गया, जिसे मैथ की फील्ड में नोबल प्राइज़ भी कहा जाता है, किस देश के पर्सन को मिला है। बात करेंगे शिक्षा रिफॉर्म, ये किस स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा लॉन्च की गई और है क्या, ये किससे रिलेटेड है। अब शिक्षा मतलब पढ़ाई वगैरह से लग रहा होगा आपको। बात करते हैं गगन शक्ति, ये एक एक्सरसाइज है, किसके साथ भारत ने किया है या भारत ने खुद से की है, इस एक्सरसाइज के बारे में बात करेंगे। इंडिया का पहला एआई बेस्ड फिल्म यहाँ पर बनी है जिसका नाम इरा है, इसको अभी लॉन्च किया गया है, इसके गाने और ट्रेलर वगैरह लॉन्च किए गए हैं, इसकी बात करेंगे। और आईपीएल अभी चल रहा है, आईपीएल में सबसे बड़ा स्कोर आईपीएल इतिहास में किसने बना दिया है, इनकी बात होगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे, कंटेंट इंपॉर्टेंट लगे, तो आपसे अनुरोध करूंगा वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। तो यूएस के सर्जन्स ही हैं, पहले भी यूएसए के सर्जन्स थे जिन्होंने किडनी का ट्रांसप्लांट किया, अब पिग से ह्यूमन में। और पहले इन्हीं लोगों ने हार्ट का ट्रांसप्लांट भी किया था, मतलब यूएसए ने ही हार्ट का ट्रांसप्लांट भी किया था, वो भी सक्सेसफुल रहा था। और इस बार इन्होंने किडनी का ट्रांसप्लांट पिग से ह्यूमन में किया है और ये भी सक्सेसफुल रहा है। तो यूएस के सर्जन ने ऐसा किया है। पेशेंट 62 ईयर ओल्ड है, इतना आपको पता नहीं करने की ज़रूरत है, सिर्फ आप याद रखिएगा कहाँ पर ये घटना घटी है, कहाँ पर ये वहाँ के डॉक्टर्स ने किया है। तो यूएसए आंसर बिल्कुल सही होगा। ठीक, चलिए आगे बात करें। अगला क्वेश्चन, फसाई फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया, इसके द्वारा ना भारत में इस्टेब्लिश किए जा रहे हैं माइक्रोबायोलॉजी लैब्स। अब ये माइक्रोबायोलॉजी लैब्स कहाँ पर, ये 34 यहाँ पर पूरे भारत में इसको डेवलप किए जाएंगे, इस्टेब्लिश किए जाएंगे। ये क्या करेंगे, ये ना हमारे खाने की टेस्टिंग करेंगे, खाने में पैथोजेंस हैं कि नहीं है, खाने की वजह से जो डायरिया होता है उससे रिलेटेड जो अमीबाज होते हैं, एंटा अमीबाज होते हैं, वो है या नहीं है, उससे सेफ खाना है कि नहीं, ये सारी टेस्टिंग इन्हीं माइक्रोबायोलॉजी लैब में की जाएगी। ये फसाई के द्वारा यहाँ पर 34 अनाउंस किए गए हैं कि भारत में हम इसको डेवलप करने वाले हैं, जिससे कि जो भी कंटेमिनेटेड फूड है और फूड प्रोडक्ट है जो कि मार्केट में बिक रहा है उसको रोका जा सके। फसाई की बात की जाए तो 2008 में इसे बनाया गया था, नई दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर है, सुधांश पंत इसके इस समय पर चेयरपर्सन है। ठीक, आगे बात करें। अगला क्वेश्चन, अभी कौन सी संस्था, तो यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली की संस्था है जिसने एक ग्लोबल रिजोल्यूशन यहाँ पर अडॉप्ट किया है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से रिलेटेड। इसमें दुनिया में जितने भी इससे यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली से जुड़े हुए 193 देश हैं, इन सभी को
इस रिजोल्यूशन को जो अडॉप्ट किया गया है यूनाइटेड नेशन के द्वारा, जनरल असेंबली के द्वारा, अब वो सभी को मानना होगा। तो यहाँ पर यूएसए साथ साथ और दूसरे जो चाइना के को स्पॉन्सर्ड और दूसरे देश हैं, इन सभी का एम है कि जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है उससे ह्यूमन को लॉस ना हो, साथ साथ डेटा को ह्यूमंस के प्रोटेक्ट किया जा सके, इसीलिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज़ किया जाएगा। ठीक। और यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली की बात करें तो इसका हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है। इसको फाउंड किया गया था 1945 में और इस समय पर चेयरमैन है डेनिस फ्रांसिस। अगला क्वेश्चन है सक्षम ऐप, जो कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के द्वारा लॉन्च की गई है। क्यों लॉन्च की गई है? इसमें 85 ईयर से जो लोग अभव हैं और साथ साथ जिनमें डिसेबिलिटी है 40% या उनसे ज़्यादा, उनको जिस प्रकार से वर्क फ्रॉम होम होता है उसी प्रकार से वोट फ्रॉम होम इन्होंने सुविधा प्रोवाइड की है। इसके लिए आपको रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा सक्षम ऐप पे। सक्षम ऐप पे आप रजिस्ट्रेशन करेंगे, उसके बाद आप घर से ही वोट डाल सकते हैं और जो भी आपके ऑफिशियल्स आएंगे वो आपसे वोट डलवा लेंगे। ठीक, आगे बात करें। अगला क्वेश्चन, हुरून ग्लोबल रिच लिस्ट अभी जारी हुई, जिसमें रिचेस्ट लिस्ट की पर्सन रिचेस्ट पर्सन की बात करें तो इस लिस्ट के अकॉर्डिंग इलॉन मस्क है। भारतीयों में बात करें तो मुकेश अंबानी है। और यहाँ पर एक नया अपग्रेडेशन हुआ है। क्या अपग्रेडेशन हुआ है? तो मिलेनियर्स कैपिटल ऑफ एशिया पहले थी बीजिंग और अब कौन हो गया है? भारत की जो आर्थिक कैपिटल है मुंबई हो चुकी है। तो मुंबई मिलेनियर्स कैपिटल ऑफ एशिया की लिस्ट में टॉप पोजीशन पर है। ठीक, याद रखिएगा सबसे ज़्यादा यहाँ पर मिलेनियर्स इस समय पर एशिया में सिटीज़ में मिलते हैं। इलॉन मस्क पहले पर, दूसरे पर जेफ बेजोस अकॉर्डिंग टू हुरून रिच लिस्ट 2024। ठीक, आगे बात करें। अगला क्वेश्चन, रशिया और बेलारूस, अभी रिसेंटली में इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी ने कहा है कि ये जो दोनों देश हैं पार्टिसिपेट नहीं करेंगे पेरिस ओलंपिक 2024 में, जो ओपनिंग सेरेमनी होगी उसमें। लेकिन इनकी तरफ से जो प्लेयर्स हैं और जो वहाँ के स्टाफ है वो पार्टिसिपेट करने आएंगे। अगर बात करें रशिया से 36 पासपोर्ट होल्डर्स को यहाँ पर अलाउ किया गया है कि ओलंपिक में जाके पार्टिसिपेट कर सकते हैं। इसमें प्लेयर्स और उनके स्टाफ शामिल हैं। और बेलारूस, इनमें 22 पासपोर्ट होल्डर्स को यहाँ पर अलाउ किया गया है, लेकिन इसमें रशिया और बेलारूस दोनों के झंडे नहीं होंगे, ये इंडिपेंडेंटली पार्टिसिपेट कर रहे होंगे। अब ओलंपिक की बात करें तो ये जो पेरिस ओलंपिक होना है, ये कौन सा? 2 प्रकार के ओलंपिक हो रहे हैं अभी, समर और विंटर। अभी ये समर ओलंपिक होगा, 4-4 साल के अंतराल में होता है और पेरिस फ्रांस में 2024 में ओलंपिक होने वाला है। कौन सा? समर ओलंपिक। 26 जुलाई को स्टार्ट होगा और 11 अगस्त को इसकी क्लोजिंग सेरेमनी होगी। इसके बाद 4 साल बाद 2028 में लॉस एंजलिस यूएसए में अगला जो समर ओलंपिक है वो होगा। उसके बाद 2032 में जो ब्रिस्बेन ऑस्ट्रेलिया है वहाँ पर अगला समर ओलंपिक होगा। इसे कराता कौन है? तो इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी इसको कराती है। इसका हेडक्वार्टर लुसाने स्विट्जरलैंड में है। प्रेसिडेंट इसके थॉमस बाच हैं और 1894 में इसे फाउंड किया गया था। अगला क्वेश्चन, एबल प्राइज 2024 किसको मिला है? तो एबल प्राइज 2024 मिला है माइकल तलाग्रैंड को। माइकल तलाग्रैंड ये फ्रांस से बिलोंग करते हैं और इन्होंने जो इनका कंट्रीब्यूशन है प्रोबेबिलिटी थ्योरी और स्टैटिस्टिक प्रोसेसेस में, उनकी वजह से इनको यहाँ पर एबल प्राइज 2024 से सम्मानित किया जा रहा है। नोबल प्राइज भी इसको कहा जाता है मैथ की फील्ड का, ध्यान रखिएगा। आगे बात करें, ये है तलाग्रैंड। अगला क्वेश्चन है, कौन सी ऐसी गल्फ कंट्री है जो कि पहली बार पार्टिसिपेट कर रही है मिस यूनिवर्स का जो इवेंट है उसमें? तो पहली बार यहाँ पर गल्फ कंट्रीज़ में सऊदी अरेबिया पार्टिसिपेट कर रही हैं। और सऊदी अरेबिया की कौन सी ऐसी पर्सन है जो कि पार्टिसिपेट कर रही हैं? आंसर होगा रूमी अल खतानी। कौन? रूमी अल खतानी पहली सऊदी अरेबिया की पर्सनैलिटी हैं जो कि पार्टिसिपेट कर रही हैं मिस यूनिवर्स इवेंट में इनके देश की तरफ से। ठीक, चलिए आगे बात करें। अगला क्वेश्चन,
यूनाइटेड नेशन सेक्रेटरी जनरल ने अभी रिसेंटली में किसे स्पेशल रिप्रेजेंटेटिव फॉर डिजास्टर रिस्क रिडक्शन के लिए अपॉइंट किया है? तो अभी भारतीय को अपॉइंट किया है, इसलिए नाम इंपॉर्टेंट है। कमल किशोर, जो कि भारत में नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी में टॉप ऑफिशियल में से एक हैं। इनको यूनाइटेड नेशन सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुटरस ने अपने स्पेशल रिप्रेजेंटेटिव फॉर डिजास्टर रिस्क रिडक्शन के लिए अपॉइंट किया है। ध्यान रखिएगा, यहाँ पर ये किशोर को आप देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन है कि किस देश ने अभी रिसेंटली में उनकी पार्लियामेंट ने लीगलाइज कर दिया है सेम सेक्स मैरिज को? तो सेम सेक्स मैरिज को अभी लीगलाइज किया गया है थाईलैंड की लोअर हाउस ऑफ पार्लियामेंट के द्वारा। ये साउथ ईस्ट एशिया का एक देश है जिसने अभी यहाँ पर इक्वल राइट दे दिए हैं, जो सेम सेक्स मैरिज यहाँ पर होगी और जो नॉर्मल कपल्स करते हैं उनके। यहाँ पर थाईलैंड की बात करें तो इसकी कैपिटल है बैंकॉक, थाई बहत यहाँ की करेंसी है और श्रेथा थाविसिन यहाँ के प्राइम मिनिस्टर हैं। अगला क्वेश्चन, पहली न्यूक्लियर एनर्जी समिट कहाँ पर ऑर्गेनाइज हो रही है? अभी न्यूक्लियर एनर्जी समिट ये ऑर्गेनाइज हो रही है ब्रुसेल्स बेल्जियम में। कहाँ पर? ब्रुसेल्स बेल्जियम में। इसको कौन ऑर्गेनाइज कर रहा है? तो इसको इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी के द्वारा ऑर्गेनाइज की जा रही है। ध्यान रखिएगा, इनका मेन टारगेट ये है कि जो न्यूक्लियर एनर्जी से हम तभी एनर्जी प्राप्त करें जब बहुत ज़्यादा आवश्यक हो, उस देश को बहुत ही दूसरा कोई सोर्स ना हो उस देश के पास, तभी हम न्यूक्लियर एनर्जी का यूज़ करें, जिससे कि हम नेट जीरो एमिशन की तरफ आगे बढ़ पाएँ, जिससे हमारे सस्टेनेबल गोल जो डेवलपमेंट गोल है उनको हम अचीव कर पाएँ। ध्यान रखिएगा, इसीलिए इसी के डिस्कशन के लिए न्यूक्लियर एनर्जी समिट को ऑर्गेनाइज कराया गया है। कहाँ पर? ब्रुसेल्स बेल्जियम में। अगला क्वेश्चन, वर्ल्ड का फर्स्ट ओम शेप्ड टेम्पल कहाँ पर इनॉग्रेट हुआ? तो वर्ल्ड का फर्स्ट ओम शेप्ड टेम्पल राजस्थान के डिस्ट्रिक्ट उनकी पाली है, वहाँ पर ऑर्गेनाइज हुआ है, वहाँ पर इनॉग्रेट हुआ है। ध्यान रखिएगा, पूछा जा सकता है। टूरिज्म को ये बढ़ावा यहाँ पर मिलने वाला है। ठीक, चलिए आगे बात करें। अगला क्वेश्चन, स्टारगेट अभी रिसेंटली न्यूज़ में रहा, क्या है ये? तो स्टारगेट एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सुपर कंप्यूटर है और इसको जो माइक्रोसॉफ्ट और ओपन एआई दोनों मिलकर यहाँ पर इसे क्रिएट कर रहे हैं। तो स्टारगेट इसका नाम रखा गया आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सुपर कंप्यूटर का। इसे लॉन्च 2028 में किया जाएगा। अब ओपन एआई लगातार आप देख रहे होंगे 2022 से ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के क्षेत्र में काम कर रही है। ठीक, और अब माइक्रोसॉफ्ट के साथ मिलकर यहाँ पर सुपर कंप्यूटर डेवलप करने की बात यहाँ पर चल रही है। ठीक, आगे अगला क्वेश्चन है, अभी इलेक्शन हो रहे हैं भारत में, मतलब इलेक्शन के डेट्स अनाउंस हो चुकी है, उसके बाद इलेक्शंस होंगे, वोटिंग होगी, रिजल्ट आएगा। 1 जून तक वोटिंग चलेगी और 4 जून तक रिजल्ट आ जाएगा। 19 अप्रैल से यहाँ पर वोटिंग स्टार्ट होगी, अलग अलग फेज़ में होंगे इलेक्शंस। 7 फेज़ में यहाँ पर इलेक्शंस ऑर्गेनाइज कराए जा रहे हैं। तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के द्वारा यहाँ पर कैंडिडेट्स को एक पैसों की लिमिट दी गई है कि आप अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी में इतना पैसा ही खर्च कर सकते हैं। तो पर कैंडिडेट अगर आप बड़े स्टेट्स की बात करें तो बड़े स्टेट्स में आप 95 लाख रुपए यहाँ पर इलेक्शन में एक्सपेंडिचर आप कर पाएंगे। लेकिन अगर आप छोटे स्टेट्स में इलेक्शन लड़ते हैं तो आपको हर कैंडिडेट को 75 लाख रुपए यहाँ पर एक्सपेंडिचर करने का अलाउ होगा। 2019 में ये पैसा कितना था? तो 2019 में सिर्फ 70 लाख रुपए था। चाहे आप बड़े स्टेट हो, छोटे स्टेट हो, कोई मतलब नहीं, आपको 70 लाख रुपए ही खर्च करने होते थे अपने कॉन्स्टिट्यूंसी में जीतने के लिए अपनी। लेकिन स्टार्टिंग की बात करें तो 1951 और 1952 में जब इलेक्शन हुआ तो 25,000 रुपये ही यहाँ पर हर कैंडिडेट की लिमिट थी। तो अब इस बार 95 लाख रुपए बड़े स्टेट, 75 लाख रुपए छोटे स्टेट और यूनियन टेरिटरी को यहाँ पर अलाउ किया गया है कि इतना आप खर्च कर सकते हैं। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, जिसको 1950 में फाउंड किया गया था, इसके राजीव कुमार इस समय पर चीफ इलेक्शन कमिश्नर हैं और इलेक्शन कमिश्नर भी होते हैं 2 जिनका भी रिसेंटली में अपॉइंटमेंट हुआ है, सुखबीर सिंह संधू और ज्ञानेश कुमार। ठीक, आगे बात करें तो अगला क्वेश्चन है,
शिक्षा रिफॉर्म क्या है? तो शिक्षा रिफॉर्म अभी गुजरात के द्वारा जारी की गई और ये लॉन्च की गई। यहाँ पर शिक्षा रिफॉर्म क्या है? ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म है जो कि जिसका नाम शिक्षा रिफॉर्म रखा गया है। सूरत में इसका इनॉग्रेशन हुआ है। वहाँ के गुजरात के मिनिस्टर ऑफ स्टेट एजुकेशन के हैं प्रफुल्ल पनसेरिया के द्वारा। ध्यान रखिएगा, ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म है शिक्षा रिफॉर्म, जो कि गुजरात गवर्नमेंट ने अभी लॉन्च किया है। ठीक, अगला क्वेश्चन, अभी कौन सी कंट्री ऐसी है जिसने भारत के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी को ऑर्डर ऑफ ड्रुक गायल्पो अवार्ड से सम्मानित किया है? तो ऑर्डर ऑफ द ड्रुक गायल्पो अवार्ड से भूटान, ये भूटान का हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है, यह भी रिसेंटली में भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को प्राप्त हुआ है। अभी नरेंद्र मोदी जी थिम्पू गए थे जो कि भूटान की कैपिटल है, वहाँ पर विजिट में, वहीं पर उनको यह अवार्ड प्राप्त हुआ। अगर भूटान की बात करें तो इस समय पर प्राइम मिनिस्टर है शेरिंग तोब्गे और भारत के साथ 4 राज्यों के साथ सीमा टच करता है। ठीक, अगला क्वेश्चन, पोखरा जिसको यहाँ पर नेपाल टूरिज्म कैपिटल, नेपाल की टूरिज्म कैपिटल यहाँ पर बनाया गया है, जो कि स्पेशल सेरेमनी बराही घाट में हुई थी। वहाँ पर ही अनाउंस किया गया कि पोखरा अब नेपाल की टूरिज्म कैपिटल कहलाई जाएगी। नेपाल भारत के साथ 5 राज्यों के साथ सीमा टच करता है, जिसकी कैपिटल काठमांडू है। नेपालीज रुपी यहाँ की करेंसी है। प्राइम मिनिस्टर पुष्प कमल दहल और रामचंद्र पौडेल यहाँ के प्रेसिडेंट हैं। अगला क्वेश्चन, आइसलैंड जिसने अभी रिसेंटली में इमरजेंसी घोषित कर दी। इमरजेंसी क्यों घोषित की? क्योंकि वोल्केनिक इरप्शन हुआ था इनके साउथर्न रीजन में, जिसकी वजह से इन्होंने स्टेट ऑफ इमरजेंसी घोषित की है। और आइसलैंड जो कि यूरोपियन एक देश है, जिसकी कैपिटल रेक्जेंस है। प्रेसिडेंट यहाँ के गोइनी थॉमस जोहानसन है और कैटरीन जोकाबस टोरिर यहाँ के प्राइम मिनिस्टर हैं। ठीक, अगला क्वेश्चन, पहली बार यहाँ पर वर्ल्ड टेबल टेनिस फीडर सीरीज में भारत के पर्सन ने मेन सिंगल्स ट्रॉफी में जीत दर्ज की है। इनका नाम है जी साथियान, जिन्होंने WTT वर्ल्ड टेबल टेनिस फीडर बेरूट 2024 इवेंट में यहाँ पर जीत दर्ज की। ध्यान रखिएगा, पहली बार हुआ है, इसीलिए इंपॉर्टेंट है। ठीक, आगे बात करें। अगला क्वेश्चन, अडानी टोटल एनर्जीज और महिंद्रा एंड महिंद्रा ने यहाँ पर EV चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर भारत में डेवलप करने के लिए कोलैबोरेशन किया है, जिससे कि भारत में जो इलेक्ट्रिकल व्हीकल के माध्यम से मोबिलिटी है उसको और बेहतर किया जा सके। जिस प्रकार से जगह जगह पर पेट्रोल पंप खुले हुए हैं, उसी प्रकार से EV चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर भी डेवलप हो सके। इसीलिए महिंद्रा एंड महिंद्रा और अडानी टोटल एनर्जीज के द्वारा यहाँ पर कोलैबोरेशन किया गया और दुनिया भर में EV चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप किया जाएगा। भारत में जो EV चार्जिंग जो डेवलप इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको डेवलप किया जाएगा। अगला क्वेश्चन, हाइती जो कि कैरेबियन कंट्री है, यहाँ पर हिंसा चल रही है काफ़ी समय से, जिसकी वजह से अमेरिका ने यहाँ पर अपने जो एम्बेसीज के पर्सनल्स हैं उनको यहाँ पर बुला लिया है, एयरलिफ्ट कर लिया है। ध्यान रखिएगा, हाइती जो कि कैरेबियन कंट्री है, वायलेंस की वजह से अमेरिका ने अपने एम्बेसीज के जो पर्सनल्स हैं उनको वहाँ पर पुल आउट कर लिया, मतलब बुला लिया है। ध्यान रखिएगा, आगे बात करें। अगला क्वेश्चन, मियामी ओपन 2024 अभी रिसेंटली में हुआ, जिसमें मेंस डबल टाइटल इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। क्यों? क्योंकि इसको जो जीता है उनमें एक भारतीय हैं, इसलिए इंपॉर्टेंट है। तो मियामी ओपन 2024 जिसको रोहन बोपन्ना और ऑस्ट्रेलियन प्लेयर उनके मैथ्यू एब्डेन, इन दोनों ने पार्टनरशिप करके यहाँ पर मेंस डबल टाइटल को जीत लिया, इसीलिए इंपॉर्टेंट है। अगर बात करें वुमेन सिंगल जो कि मियामी में अमेरिकन डायनल कोलिन ने यहाँ पर जीत दर्ज की है, और मेन सिंगल की बात करें तो इटली के प्लेयर हैं जेनिक सिनर, इनके द्वारा जीत दर्ज की गई। ये दोनों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं, लेकिन हमारे लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये है क्योंकि भारतीय एग्जाम में भारतीयों के क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं। ठीक, आगे बात करें। इंडिया, मोजाम्बिक और तंजानिया तीनों देशों की एक ट्राइलेटरल एक्सरसाइज है
जिसको इस बार मोजाम्बिक में ऑर्गेनाइज कराया गया। ये दूसरा एडिशन है, इससे पहले एक एडिशन हो चुका है जो कि तंजानिया में करवाया जा चुका है। इसमें इस बार इसको मोजाम्बिक में ऑर्गेनाइज कराया जाएगा। याद रखिएगा, पूछा जा सकता है। नेवीज यहाँ पर पार्टिसिपेट तीनों देशों की कर रही हैं। अगला क्वेश्चन, प्रिंसिपल डायरेक्टर जनरल पीआईबी की कौन बनी है? तो प्रिंसिपल डायरेक्टर जनरल पीआईबी की सैफ अली बी बनी है। कौन? सैफ अली बी। ये 1990 बैच की ऑफिसर है इंडियन इंफॉर्मेशन सर्विसेज में। और पीआईबी की बात करें तो ये नोडल एजेंसी है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की, जो कि न्यूज़ से रिलेटेड ब्रॉडकास्टिंग करती है। पीआईबी 1919 में इसे फाउंड किया गया था। नई दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर है। इसके अनुराग ठाकुर जी, जो कि ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्टर है, उनके द्वारा रिस्पॉन्सिबल ये संस्था है, उनके अंतर्गत ये आने वाली संस्था है। पहले क्रिकेटर कौन है जिन्होंने 7000 रन T20 क्रिकेट में अपने बना लिए हैं? तो भारतीय हैं, विकेट कीपर है महेंद्र सिंह धोनी, जिन्होंने पहले भारतीय विकेट कीपर बन गए जिन्होंने 7000 रन अपने T20 क्रिकेट में कंप्लीट कर लिए। ये इन्होंने आईपीएल खेलते हुए दिल्ली कैपिटल्स के अगेंस्ट किया है। ये खेलते किस टीम से? चेन्नई सुपर किंग्स से खेलते हैं। अगर बात करें दुनिया में ऐसे कोई है प्लेयर जिन्होंने 7000 या उससे ज़्यादा रन बनाए? बिल्कुल, दुनिया में साउथ अफ्रीका के एक प्लेयर है क्वांटन डी कॉक, ये भी विकेट कीपर है और इन्होंने T20 फॉर्मेट में 8000 से ज़्यादा रन बनाए हैं। ठीक, अगला क्वेश्चन, अभी रिसेंटली में इंडिया की टीवी रिपोर्ट 2024 जारी हुई, जिसमें 2015 के कंपेयर में 2024 की रिपोर्ट में यह कहा गया है कि 16% जो भारत में टीवी के केसेस हैं वो डिक्लाइन हुए हैं। भारत का टारगेट भी है कि टीवी को 2025 तक एलिमिनेट करने का, और उसी के उसमें काम चल रहा है। यहाँ पर दुनिया में WHO के अकॉर्डिंग भारत सबसे ज़्यादा टीवी के केसेस अपने पास रखता है, मतलब इनके यहाँ पर सबसे ज़्यादा केसेस हैं। और इंडोनेशिया में 10% दूसरे नंबर पर, चाइना में तीसरे पर और फिलीपींस में चौथे पर, पाकिस्तान 5वें नंबर पर टीवी केसेस में ऑब्जर्व किया जाता है WHO के द्वारा। अगला क्वेश्चन, नए प्राइम मिनिस्टर पुर्तगाल के कौन बने हैं? तो पुर्तगाल के नए प्राइम मिनिस्टर बने हैं अंटोनियो कोस्टा। कौन? अंटोनियो कोस्टा प्राइम मिनिस्टर बने हैं पुर्तगाल के। पुर्तगाल एक यूरोपियन देश है और इसके प्रेसिडेंट मार्सेलो रिबेलो डी सूजा है। कैपिटल यहाँ के लिस्बन, यूरो यहाँ की करेंसी और पुर्तगीज यहाँ की लैंग्वेज है। प्राइम मिनिस्टर कौन बने? एंटोनियो कोस्टा। ठीक, आगे बात करें। अगला क्वेश्चन, इंटरनेशनल कल्चर अवार्ड 2024 किसको मिला है? तो इंटरनेशनल कल्चर अवार्ड ये किसको मिला? भारतीय हैं, इसलिए इंपॉर्टेंट है। प्रोफेसर मीना चरांडा, जो कि प्रिंसिपल है कालिंदी कॉलेज में, दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंतर्गत आने वाला एक कॉलेज है, जिनको इंटरनेशनल कल्चर अवार्ड 2024 का प्राप्त हुआ है। ठीक, आगे बात करें। अगला क्वेश्चन, 6 नंबर का शस्त्र रैपिड फिडे रेटिंग चेस टूर्नामेंट कहाँ पर ऑर्गेनाइज कराया जाएगा? तो ये भारत में होगा। कहाँ पर? IIT मद्रास में इसे ऑर्गेनाइज कराया जाएगा। इसमें 6 ग्रैंड मास्टर, 16 इंटरनेशनल मास्टर, 3 फीमेल ग्रैंड मास्टर और 1 वुमेन इंटरनेशनल मास्टर्स पार्टिसिपेट करेंगे। प्राइजिंग मनी यहाँ पर 5 लाख रुपए है। अलग अलग तरीके से प्राइजिंग डिस्ट्रीब्यूट होगा। ठीक, आगे बात करें। अगला क्वेश्चन, श्रीलंका जिसने यहाँ पर क्लेम कर दिया है अफनासी निकेतन सी माउंट रीजन को, क्यों किया है? यहाँ पर क्लेम इसलिए किया है क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे कोबाल्ट्स और अलग अलग जो हमारे मिनरल्स हैं उनका रिजर्वायर पाया गया है, जिसकी वजह से श्रीलंका ने यहाँ पर जो कि इंडियन ओशन में एक जगह है अफनासी निकेतन सी माउंट। कहाँ पर है? देखिए, ये श्रीलंका है, ये है निकेतन सी माउंट। यहाँ पर इसको श्रीलंका ने यहाँ पर क्लेम कर दिया है कि हमारे अंतर्गत यह आता है। ठीक, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे मिनरल्स अभी रिसेंटली में डिस्कवर हुए हैं। अगला क्वेश्चन है, पहला आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड फिल्म तैयार हुई है भारत में और इसका नाम है इराह। इसको अभी रिसेंटली में लॉन्च किया गया, मतलब इसका अभी ट्रेलर और सॉन्ग लॉन्च किया गया है और ये मुंबई में लॉन्च किया गया है, ध्यान रखिएगा। तो पहली जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड एक फिल्म है
इरा इसका नाम है और मुंबई से ये लॉन्च हुई। इसकी जो ट्रेलर और गाने लॉन्च हुए हैं। पहले बांग्लादेशी एम्पायर कौन होंगे जो कि आईसीसी एलाइट पैनल ऑफ एम्पायर की लिस्ट में इनको शामिल किया गया है? तो बांग्लादेश के हैं सरफुद्दुल्लाह इब्ने शाहिद। कौन? सरफुद्दुल्लाह इब्ने शाहिद। और भारत के जो इस समय पर नितिन मेनन हैं, ये 12th मेंबर की क्लब में शामिल हैं और ये सिर्फ अकेले इंडियन हैं जो कि इनमें शामिल हुए हैं। 5वीं बार इनको शामिल किया गया है। ठीक, अगला क्वेश्चन, इंडिया के म्यांमार में कौन नए एम्बेसडर होंगे? तो अभय ठाकुर जो कि म्यांमार में यहाँ पर अगले एम्बेसडर होंगे भारत की तरफ से। ठीक, आगे अगला क्वेश्चन, सनराइजर हैदराबाद, अभी रिसेंटली में आईपीएल चल रहा है। आईपीएल की हिस्ट्री 2008 से शुरू होती है। 2008 से आईपीएल पहली बार ऑर्गेनाइज कराया गया। इसको जीत लिया था किसने? इसको राजस्थान रॉयल्स ने जीत लिया था। और अब राजस्थान रॉयल्स तो जीत गई। 2024 में हो रहा है ये। 2024 में सनराइजर हैदराबाद ने क्या किया है, इस 20 ओवर के फॉर्मेट में मुंबई के खिलाफ खेलते हुए 277 रन यहाँ पर बना दिए, जो कि अभी तक का हाईएस्ट रिकॉर्ड है। क्योंकि 2013 में आरसीबी ने 263 रन इसमें बनाए थे पुणे वॉरियर्स के खिलाफ खेलते हुए। तो आईपीएल हिस्ट्री का सबसे हाईएस्ट स्कोर यहाँ पर 277 रन बन चुका है। अगला क्वेश्चन, नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी के अभी रिसेंटली में हेड किसको अपॉइंट किया गया? तो नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी के जो हेड है वो सदानंद वसंत को नियुक्त किया गया है। किसको? सदानंद वसंत दाते को यहाँ पर नियुक्त किया गया है। ध्यान रखिएगा, और भी अपॉइंटमेंट हुए, जैसे कि डीजी ऑफ एनडीआरएफ कौन अपॉइंट हुए? पीयूष आनंद अपॉइंट हुए हैं। और डीजी ऑफ ब्यूरो ऑफ पुलिस रिसर्च एंड डेवलपमेंट, ये कौन अपॉइंट हुए? राजीव कुमार शर्मा अपॉइंट हुए हैं। अगला क्वेश्चन, एनसीसी एंड एनपीसीआईएल, इन्होंने अभी रिसेंटली में पार्टनरशिप कर ली है, जिससे हम न्यूक्लियर पावर को इंडिया में अच्छे से यूज़ कर सके और साथ साथ न्यूक्लियर पावर को हम किस लिए यूज़ कर सके? बेहतरी के लिए, साथ साथ शांति के लिए। इसीलिए इन दोनों संस्थाओं ने यहाँ पर अभी एक दूसरे के साथ कोलैब किया है। एनसीसी मतलब नेशनल कैडेट कॉर्प्स और एनपीसीआईएल मतलब न्यूक्लियर पावर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। ठीक, आगे अगला क्वेश्चन है, वर्ल्ड थिएटर डे हम कब ऑब्जर्व करते हैं? तो वर्ल्ड थिएटर डे हम 27 मार्च को ऑब्जर्व करते हैं। इसकी थीम इस बार की थिएटर एंड अ कल्चर ऑफ पीस रखी गई है। वर्ल्ड थिएटर डे हम 1962 से लगातार ऑब्जर्व कर रहे हैं। ठीक, आगे अगला क्वेश्चन, वर्ल्ड पियानो डे हम कब ऑब्जर्व करते हैं? तो वर्ल्ड पियानो डे हम 28 मार्च को ऑब्जर्व करते हैं। ठीक, अगला क्वेश्चन, माटी डे हम कब ऑब्जर्व करते हैं? तो 23 मार्च को इस दिन भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु, इन तीनों को फांसी दी गई थी 1931 में, इसीलिए हम माटी डे के रूप में ऑब्जर्व करते हैं। ये तीनों फ्रीडम फाइटर थे भारत के। अगला क्वेश्चन, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है, इन्फॉर्मेटिव लगी है, कंटेंट इंपॉर्टेंट लगा है, तो आपसे अनुरोध करूंगा वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद।